हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली आईएएस। ओनली आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, अब यूरोपियन कमीशन को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है। लेजिस्लेशन प्रपोजल के लिए एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है, डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यूरोपियन यूनियन की ट्रीटीज को अपहोल्ड करने के लिए और डे टू डे बिजनेस यूरोपियन यूनियन के मैनेज करने के लिए यूरोपियन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है। ब्रसल्स कौन सा? बेल्जियम की राजधानी है। ये पीके मूवी आई थी ना, तो पीके मूवी के अंदर वो जिस सिटी में घूम रहे थे तो ब्रसल्स ही थी वो, बेल्जियम। वो अनुष्का शर्मा और सुशांत सिंह राजपूत का वो गाना भी है, और वो एक अंकल होते हैं, उन पर आइसक्रीम डाल देते हैं, तो ब्रसल्स में है। अब देखो सॉफ्ट पावर कितना तगड़ा होता है इन सिटीज के अंदर। शूटिंग करते हैं तो टूरिज्म वगैरह कितना बढ़ता है, हम लोग भी जानते हैं चीज़ों को, फिर अपन आते जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का बड़ा फायदा होता है। 27 मेंबर स्टेट हैं, तो वो सब इसके मेंबर नेशंस हैं, है ना। तो प्रेसिडेंट एंड द कमिश्नर्स फ्रॉम द 27 मेंबर स्टेट्स वो आते हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं। आर्टिकल 13 ऑफ यूरोपियन यूनियन कॉपीराइट लॉ, इट इज एन अटेम्प्ट टू रीशेप कॉपीराइट लॉ फॉर द एज ऑफ इंटरनेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज बेस्ड अराउंड द रिलेशनशिप बिटवीन कॉपीराइट होल्डर एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कंपेलिंग द लेटर टू एनफोर्स टाइटर रेगुलेशन ओवर प्रोटेक्टेड कंटेंट। देखो सीधी सी बात है, इंटरनेट की एज के अंदर पायरेसी बहुत ज़्यादा है, तो इसको कर्ब करने के लिए इन्होंने कुछ लेजिस्लेशंस वगैरह निकाल रखे हैं। तो कॉपीराइट लॉज को रीशेप किया गया, अलग तरीके से किया गया। तो कॉपीराइट होल्डर है, मतलब मान लो मैंने अपनी कोई बुक छापी, तो मैंने अपना कुछ कॉपीराइट लिया, है ना। अब इसको मेरे को एनफोर्स करवाना है, अपने कंटेंट को प्रोटेक्ट करवाना है ऑनलाइन पे, तो उसके लिए काम किया जाएगा। इट स्टिपुलेट्स दैट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुड प्रिवेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटेक्टेड वर्क, सजेस्टेड दीज internet service providers will need to adopt technology that can filter work created by someone other than the person uploading it। भाई सीधी सी बात है, सिक्योरिटी तगड़ी होनी चाहिए, तो सबको अच्छी अच्छी आईडी, सिक्योर आईडी प्रोवाइड की जाए कि भाई मैंने अपलोड किया ना, तो उससे कोई छेड़छाड़ ना कर पाए। तो ओवरऑल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का हिसाब किताब यूज होना ही चाहिए। By this proposed article memes, remixes, and other type of user-generated content would all be put at risk, as these could technically be sent as breaches of copyright। हाँ, ये वाली बात भी सही है, लेकिन देखो इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ वगैरह अपने यहाँ पे भी बनने चाहिए। मॉब लिंचिंग और ये सब हो जाता है ना, तो फेक न्यूज़ स्प्रेड करना और वो सब चीज़ें, तो ऑथेंटिसिटी क्या किसी न्यूज़ की, तो उसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए ना। तो उसको लेके यहाँ पे भी काम हो रहा है और वहाँ पे भी काम हो रहा है, तो अच्छे से होना चाहिए। अब ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, डायनेमिक चीज़ें हैं, तो अपने हिसाब से कैसे क्या करते हैं वो समय की बात है, लेकिन हमको इसको याद में रखना है कि आर्टिकल 13 क्या है, यूरोपियन यूनियन का कॉपीराइट लॉ है। बड़ी अच्छी बात। अब एक टाइमलाइन देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश कर लेते हैं। द हिस्ट्री एंड टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन यूनियन। 1849 के अंदर लड़ते लड़ते इनके अंदर एक फीलिंग आ गई थी, पैन यूरोपियन फीलिंग। क्या कि यार पूरा यूरोप अपने आप पे एक है ना। विक्टर हुगो एक बंदा था जो कि बोलता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूरोप, है ना। देखो पहले है ना, सबकी अपनी अपनी हेजिमनी थी, बहुत लड़े हैं सारे। इंडिया में फ्रांस और इंग्लैंड लड़ते थे, अफ्रीका में लड़ते थे, है ना। नीदरलैंड लड़ता था इंडोनेशिया वाले इलाके में, तो सब एक दूसरे से करके लड़े जा रहे थे, है ना। अपने यहाँ भी लड़ते थे और कॉलोनीज में भी लड़ते थे, और इनके बीच में विजेता होके निकल गया था इंग्लैंड, वो थोड़ा सा बस में कम आया, तो ऐसे करके हिसाब किताब इनका चलता ही रहता था। लेकिन बाद में फिर बनने लग गया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूरोप बनना चाहिए 1849 में। फिर क्या हुआ, 1949 में द फर्स्ट ग्रेट एफर्ट टू ब्रिंगिंग द नेशंस ऑफ यूरोप टुगेदर, काउंसिल ऑफ यूरोप बनाई गई। वर्ल्ड वॉर भी हो गया था उसके बाद में। 1952 में क्या आया, देखो कोई भी इवेंट होता है ना, तो उसके पीछे सीरीज ऑफ इवेंट का ही आउटकम होता है, एकदम से कोई ना कोई तो कारण होगा ना। ऐसा नहीं है कि यकायक मेरे मन में आ गई और मैं आईएएस के लिए पढ़ने लग गया, कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन जागी ना कैसे करके तो कोई रिक्वेस्ट आई होगी मेरे मन के अंदर से, तभी करके तो मैंने काम करना उसको स्टार्ट किया।
तो 1952 में पेरिस ट्रीटी हुई, द फर्स्ट स्टेप इन द फेडरेशन ऑफ यूरोप, क्रिएशन ऑफ यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी ESCS बनी। तो ऑर्गेनाइजेशन बना, और देखो कोल और स्टील का इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा महत्व है, इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व है, तो इसका काम बढ़ा। आगे फिर 1957 के अंदर रोम ट्रीटी हुई, जिसके तहत यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी EEC बनी। 1993 के अंदर मैकेस्ट्रिस्ट ट्रीटी हुई नीदरलैंड में, जिससे कि यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन हुआ। और 2009 के अंदर लिस्बन ट्रीटी ने अमेंडमेंट कर दिया, किसके अंदर, मैसेचेट ट्रीटी और रोम ट्रीटी। बस ऐसे करके हिसाब किताब बना। अब देखो ये मैप को थोड़ा ध्यान से देखना, शेंजन एरिया कौन सा है, ये वाला, तो ये ज्यादा नीला दिख रहा है ना, यहां पर कॉमन पासपोर्ट वाला इलाका है। तो देखो ये पूरा इलाका, अब जैसे है ना ब्रिटेन भी जो था, इसका यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, लेकिन शेंजन एरिया में नहीं पड़ता था, कॉमन पासपोर्ट वाले एरिया में नहीं पड़ता था। तो पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब इन कंट्रीज में सब में घूम सकते हो आप, आपको एक ही पासपोर्ट से काम चल जाएगा, या फिर पासपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मेरी एक दीदी है, वो यहाँ पे रहती है, नीदरलैंड के जर्मनी में रहती हैं। तो कहती है मैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों कंट्रीज में जाके करके आ जाती हूँ। जर्मनी से निकलती है नीदरलैंड, और नहीं नहीं हाँ बेल्जियम, तो बिल्कुल बाउंड्री के ऐसे आसपास रहती हैं, और बोले पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और थोड़ा सा दूर उनको लग्जमबर्ग पता नहीं कैसे क्या पड़ता है, तो मैं कहा बड़ा सही बात है, तो वो क्या सेंजन एरिया वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। अच्छा, ये जो पीले वाले जो कंट्रीज दिख रहे हैं ना आपको, तो बोले कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे थोड़े दिन बाद में, तो उस पर जैसे साइप्रस, रोमानिया, बुल्गारिया। स्विट्जरलैंड और लिचेसन ये सेंजन एरिया का पार्ट ही नहीं है, स्विट्जरलैंड तो यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट नहीं है। स्विट्जरलैंड हमेशा से इन सब चीज़ों से दूर रहा है, तो जो जो इसका पार्ट नहीं है ना, उसको ध्यान रखना यार, है ना। नॉर्वे भी शेंजन एरिया का पार्ट नहीं है, आइसलैंड भी नहीं है। और हरे वाले यूरोपियन यूनियन विद अल्टरनेटिव EU फॉर्मर, और EU स्टेट्स विद अल्टरनेटिव अरेंजमेंट। अब ये क्या है, इनका कुछ अलग अरेंजमेंट होएगा, है ना, जैसे ब्रेग्जिट हो गया यूनाइटेड किंगडम का, तो बाद में अपना ये कुछ देखेंगे। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और नक्शा है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। तो ये जो नीला वाला है ना, ये यूरोजोन मेंबर्स हैं, मतलब यहाँ पर यूरो करेंसी चलेगी। तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस और आयरलैंड, इन सब में है ना यूरो करेंसी चल जाएगी, तो यूरो लेके चले जाओ, काम हो जाएगा, है ना, बड़ी अच्छी बात। उसके बाद में एक मॉनेटरी एग्रीमेंट, ये जो पीले पीले वाले कंट्रीज है ना, इनका कुछ मॉनेटरी एग्रीमेंट है, और यूनिलेटरली अडॉप्टेड ये है, ये यूनिलेटरली अडॉप्टेड वाले हैं। तो ऐसे करके इन तीनों का ये काम हो गया। तो इस मैप को थोड़ा सा बढ़िया से देख लेना, आगे चल लेते हैं। आइडिया होना चाहिए थोड़ा थोड़ा कि है ना कैसे। अभी बीच में से जो कंट्री चले गया वो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड हमेशा से इनसे दूर रहा है। कक 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 किरण वाला जो स्विट्जरलैंड है ना, शाहरुख खान की सारी फिल्मों की शूटिंग वहीं हुई है ना स्विट्जरलैंड, तो वो इसका पार्ट होता ही नहीं है। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन, ठीक ठाक क्वेश्चन था, कर लेते हैं अटेम्प्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग was or were the objective of European Union? Establishing an economic and monetary union, अच्छी बात। अगला, implementing a common foreign and defense policy, अच्छी बात। Developing relation in the spheres of home affairs and justice, all of the above। भाई all of the above, ऑप्शन डी, सारी पॉजिटिव पॉजिटिव बातें हैं और काम भी बहुत बढ़िया हो गया। तो यार देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन एक तरह से एक ही सिंपल कंट्री हो गया एक आम आदमी के लिए, तो है ना, एक ही कंट्री हो गया ये, तो अच्छा काम हो गया। अब स्पेन के अंदर जो कैटेलोनिया प्रोविंस है वो अलग होना चाहता है, तो मेरे को तो ये समझ में नहीं होता कि वो अलग होके भी क्या कर लेगा। मतलब पता नहीं, कॉमन तो इनका हिसाब किताब चल ही रहा है ना। स्पेन के अंदर भी रेफरेंडम का सिस्टम चल रहा था ना, कैटेलोनिया प्रोविंस उनका अलग होना चाहता है। चलो ठीक है, जो भी है। कभी फॉरेन एम्बेसडर बनोगे और यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़ने का मौका मिला तो समझना, तब हम आपसे समझेंगे, एकदम आपके टीचर हैं, आपसे समझेंगे कि भाई समझाओ क्या क्या हिसाब किताब है। या फिर कभी यूरोपियन स्टडीज़ में घुसेंगे तो वहाँ पर सीखेंगे।
बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो एक चीज याद रखना, कई बार क्या है हम जल्दबाजी में क्वेश्चन करेक्ट देख लेते हैं, नॉट नहीं देखते हैं। तो इस टाइप के एक्सट्रीम वर्ड्स जब भी आते हैं ना, उनको पहले ही मार्क कर लिया करो, उन वर्ड्स को पहले ही मार्क कर लिया करो, जिससे कि कंफ्यूजन और गलती के चांसेस खत्म हो जाएं। तो जर्मनी इज द फाउंडर मेंबर ऑफ ईयू, ये तो स्टेटमेंट सही है। क्रोएशिया इज द लेटेस्ट मेंबर, ये भी सही है। अमंग ऑल द मेंबर्स ईयू माल्टा हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, मुझे नहीं पता। ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ द ईयू यूज यूरो एज द करेंसी ऑफ देयर स्टेट, नहीं, यूरोजोन अलग है, कुछ है जो यूरो को मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं, तो इसको देखना है अपने को। तो इन सब के बीच में क्या समझ में है कि माल्टा इज द स्मॉलेस्ट एरिया, माल्टा है क्या? चलो देखते हैं इसको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट खाली पेज देखने को मिला अपने को। अब काउंसिल ऑफ यूरोप भी देख लेते हैं। ये क्या है काउंसिल ऑफ यूरोप? इट एम्स टू अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन यूरोप एंड प्रोमोट यूरोपियन कल्चर। काउंसिल ऑफ यूरोप का याद रखना, इसका एम भी याद रखना, पूछेंगे। मेरे को पता नहीं क्यों इंट्यूशन आ रहा है कि एक तो ह्यूमन राइट को अपहोल्ड करना, एक डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ को यूरोप के अंदर अपहोल्ड रखना, और यूरोपियन कल्चर को प्रमोट करना, ये काउंसिल ऑफ यूरोप का लक्ष्य है। इसका हेडक्वार्टर स्ट्रेसबर्ग फ्रांस के अंदर है। इसके 47 मेंबर्स हैं, है ना, एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन से ये अलग है ना, काउंसिल ऑफ यूरोप। वो यूरोपियन ऑफ काउंसिल है, वो अलग चीज है, यूरोपियन काउंसिल है वो। अच्छी बात। सम ऑफ द मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ यूरोप आर आउटसाइड ईयू, जैसे कि रशिया, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, टर्की, अजरबैजान। इसलिए आराम आराम से पढ़ रहा हूँ। क्या करना है, एटलस खोल लो और जल्दी से मार्क कर लो। जॉर्जिया, लोकेशन समझ में आनी चाहिए, लोकेशन पता होनी चाहिए इनकी अपने को। जापान, कनाडा, यूएस, मैक्सिको, इजराइल, ये सब। नो कंट्री हैज एवर joined the European Union without first belonging to the Council of Europe, ये भी बात बिल्कुल सही है। पहले आप काउंसिल ऑफ यूरोप के मेंबर बनने के बाद ही वो सब बने हैं। देखो सीधी सी बात है, कोई भी कंट्री ऐसे थोड़ी चाहेगा कि यूरोप का कल्चर प्रमोट ना हो, ह्यूमन राइट्स नहीं हो। तो पहले क्या है, एक कन्वेंशन टाइप है कि काउंसिल ऑफ यूरोप के में जाएंगे अपन। अनलाइक यूरोपियन यूनियन, द काउंसिल ऑफ यूरोप कैन नॉट मेक बाइंडिंग लॉज, ये बात भी बिल्कुल सही है। ईयू के जो लॉ बनते हैं ना, बाइंडिंग लॉज नहीं है। मतलब ईयू के जो लॉज हैं वो बाइंडिंग हैं, मैं उल्टा बोल गया था, इसके बाइंडिंग नहीं है। क्योंकि वहां पर पूलिंग ऑफ सॉवरेनिटी वाला कॉन्सेप्ट देखा था ना अपन ने। कई बार मेरी टंग मिसप्लेस हो जाती है, तो उससे कुछ गलत मत सीख लेना, है ना, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। एक सेकंड पानी पी लेता हूं मैं। नेक्स्ट, it does not have the power to enforce select international agreement reached by European state on various topics. Sweeping statement है, इसको देख लिया। The best known body for Council of Europe is the European Court of Human Right, एक ये भी बॉडी है, which enforces European Convention on Human Right। अच्छी बात, आगे देख लेते हैं। मेंबर कंट्री कौन से हैं, तो 47 मेंबर्स हैं। देखो ये ग्रीनलैंड है बहुत बड़ा, तो ये किसकी टेरिटरी है, ये डेनमार्क की टेरिटरी है। डेनमार्क यहाँ पे है ये, और इसकी टेरिटरी ग्रीनलैंड है। तो बहुत बड़ा हिस्सा मिल गया, लेकिन कोई काम का नहीं, पूरे में बर्फ जमी हुई है। सो द कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन विद इन द काउंसिल ऑफ यूरोप, मैंडेटेड टू प्रमोट अवेयरनेस एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स इन मेंबर स्टेट, और टर्की भी इसका मेंबर है। तो ये लगभग सारे ही कंट्री हो गए। आगे चलते हैं। अब यूरोपियन कोर्ट ऑन ह्यूमन राइट भी देख लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो कि सेटअप किया गया था कहाँ पर, फ्रांस के अंदर एक शहर है स्ट्रेसबर्ग, 1959 के अंदर।
इट रूल्स ऑन इंडिविजुअल और स्टेट एप्लीकेशन। आप इंडिविजुअली भी जहां पर यहाँ पर अर्जी लगा सकते हो, स्टेट भी एप्लीकेशन डाल सकता है। किसके लिए? कि आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट का हनन हुआ है, और वो पॉलिटिकल राइट कौन देता है? यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट। अब देखो, आप एक बात समझो, सुनोगे कि सर इतना सारा फैक्ट बता रहे हो आप, इतनी इतनी चीजें बता रहे हो, ये तो याद ही नहीं रहेगा, है ना, क्या करेंगे? तो देखो, याद करने को आपको कोई कह भी नहीं रहा है, ऊपर ऊपर से चीजों को समझ लो, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ो यार, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाएगा आपको। यूपीएससी आपकी रॉट लर्निंग को चाहती ही नहीं है। करते हैं ना इतने सारे क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग से कर करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे क्या आपने? तो बस एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करो। मैं भी कई बार परेशान हो जाता हूँ कि यार रटी हुई चीजें हैं, बार 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 करवा रहा हूँ, लेकिन होता क्या है, ये कुछ नहीं है। सिंपल सी चीजें ये हैं कि बस इनके कॉन्सेप्ट को समझें और उस हिसाब से अप्लाई करें, क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से काम बन जाता है इनमें। तो यही चीजों का बस ध्यान में रखना है। रिसेंटली क्या हुआ था कि कोर्ट ने एक रूल पास किया था अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट दैट वायलेटेड, इसका आर्टिकल 2 वायलेट किया था। क्या? कि द कन्वे इट्स प्लानिंग एंड यूसेज टू यूज ऑफ लीथल फोर्स टू टैकल द हॉस्टेज क्राइसिस इन द बेसलान रीजन। कुछ हॉस्टेज, स्कूल के बच्चों को हॉस्टेज बना लिया था, तो लीथल फोर्सेस का बम बम इस टाइप से करके यूज किया था इन्होंने उनको छुड़ाने के लिए। तो एक गैर जिम्मेदाराना टाइप का हरकत थी रशियन गवर्नमेंट की, तो उसके लिए इस रशिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रूल निकाला था। बड़ी अच्छी बात। तो ये भी देख लेते हैं बेसलाल रीजन कहाँ पे पड़ता है। तो ये चेचेनिया है। ये चेचेनिया बड़ा पॉपुलर रीजन है। ये चेचेनिया है रशिया के अंदर। ये बेसलान होस्टेजेस यहाँ पे जॉर्जिया के ऊपर। तो मैंने क्यों दिया? लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। जैसे कई बार यूपीएससी ने पूछा गोलान हाइट्स कहाँ पे पड़ते हैं, मिडिल ईस्ट में पड़ते हैं, सीरिया और इसराइल के पास में पड़ता है। उसी तरह से ये बेसलान रीजन कहाँ पड़ता है? तो वह ब्लैक सी जॉर्जिया के पास में पड़ता है ना। और ब्लैक सी के कंट्रीज कौन से हैं जो इसको टच करते हैं? तो मैंने आपको निमोनिक बताया ही था। कौन सा बताया था? बतरूर जी, BTRURG। बुल्गारिया, टर्की, रशिया, रोमानिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, है ना। तो ऐसे करके इनको याद भी कर लेना। ब्लैक सी का भी बताया था, कैस्पियन सी का भी, तो उनको भी याद कर लेना। तो ये लोकेशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, इसको अपन ने देख लिया। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। तो एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं, फिर इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं, फिर पार्ट 2 लेके आएंगे। क्या? इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। देखो, पॉलिटिकल यूनियन और इकोनॉमिक दोनों काम करेंगी, P+E, 5 स्टेट। अब यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। तो यूरोप और एशिया, और यूरोप और एशिया में कौन से जो आसपास वाले से थोड़े से होंगे, है ना, वो वाले स्टेट्स आ जाएंगे। तो कौन से? सेंट्रल एंड नॉर्दर्न यूरेशिया का हिस्सा। एक तो कंट्री है आर्मेनिया, लोकेशन में जल्दी से देखो, वीडियो को पॉज करो और लोकेशन में देखो। अगला बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड रशिया। और देखो, जितने ज्यादा इस टाइप के यूनियन बनते हैं ना, उतना ज्यादा क्या है, इन पर दबाव रहता है। लड़ाई नहीं करेंगे तो मिल बांट के काम हो जाएगा सब। बड़ी अच्छी बात। इट फैसिलिटेट्स द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज एंड पीपल अमंग इट्स मेंबर कंट्रीज। बड़ी, है ना। तो ये मिल बांट के सारे फ्री मूवमेंट कर लेते हैं। देखो, इनकी क्या थोड़ी सी कॉमन कल्चरल टाइज है इस इलाके की। तो वो क्या, सब लोग चाहते हैं, अब किसी के रिश्तेदार वहां बस गए हैं, किसी की रिश्तेदारी वहां हो गई है, यहाँ हो गई है, तो आना जाना तो लगा रहना चाहिए ना। तो ये वाली चीज। इंडिया इज होल्डिंग नेगोशिएशन टू फाइनलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ईईयू। तो इंडिया का भी काम बन जाएगा, तो बढ़िया है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तो घपशन खत्म सारी। बड़ी अच्छी बात। ईईयू के मेंबर कौन से हैं? तो इतना बड़ा रीजन देख के घबराओ मत, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा काका तो रशिया ही है। रशिया के पास ही इतना सारा जमीन है, सारी जमीन तो रशिया ने छक रखी है ना। तो रशिया अपने आप में बहुत बड़ा कंट्री है। तो ये 5 कंट्रीज का मामला देख लिया अपन ने। बड़ी अच्छी बात। नेक्स्ट, यूरोप वाले भी सारे खत्म कर लेते हैं। तो यूरोप वाले सारे खत्म कर लेते हैं, फिर अपन क्या करेंगे, आगे चलेंगे। अगला है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। फ्री ट्रेड एसोसिएशन क्या है? 4 कंट्रीज का ब्लॉक है। कौन कौन है? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein। द 4 EFTA आर नॉट द पार्ट ऑफ EU। तो बोले EU में नहीं जाएंगे,
तो हम अपनी एसोसिएशन बना लेंगे, इनकी अपनी गपशन है। चलो ठीक है, सबका अपना अपना रहने का हिसाब किताब है। अच्छा, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया किसको बोलते हैं? अब देखो, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, 27 कंट्री तो हो गए इसके, यूरोपियन यूनियन के, और प्लस 3 कंट्री और आ गए, तो इट यूनाइट्स ईयू मेंबर स्टेट्स एंड 3 EFTA स्टेट्स, जिसमें कि आइसलैंड, लिचुआनिया और नॉर्वे ये मिल गए, into a single market governed by some basic rules. It provides to enable goods, services, capital, and person to move freely in the 31 EEA states in an open and competitive environment. It entered into force in 1994. देखो, अब एक चीज को ध्यान में रख लेना, यूरोपियन यूनियन के साथ में देखो स्विट्जरलैंड तो फिर भी इनसे अलग है, EFTA के 3 मेंबर आ गए, है ना, तो करके 30 मेंबर हो गए। तो सर ये 31 क्यों लिख रखे हैं? तो ये पुराना प्रिंट है, जहां से मैंने टैक्स लिया है ना, उस टाइम पे ब्रेग्जिट नहीं हुआ था, तो अब इसके अंदर 30 कंट्री रह गए हैं, 27 तो यूरोपियन यूनियन वाले और 3 ये EFTA वाले। तो देखो इन्होंने अपने तरीके से कुछ क्या बोलते हैं, सिंगल मार्केट सिस्टम बना रखा है। देखो यूरोपियन यूनियन के अंदर पूलिंग ऑफ सॉवरेनिटी है, तो ये नहीं चाहते कि हमारी सॉवरेनिटी जाए, है ना, सॉवरेनिटी का हिसाब किताब थोड़ा भी, हम संपूर्ण रूपेण अपने ऊपर रहना चाहते हैं, लेकिन हम धंधा भी करना चाहते हैं, व्यापार भी करना चाहते हैं, तो उस तरह से करके इन्होंने अपना एक इकोनॉमिक एरिया बना लिया। तो देखो सबके अपने अपने तरीके हैं इनके, इनको इसी तरह से हल्के हल्के से ही समझने की कोशिश करना, इनका डिसेंट आइडिया भी रहेगा ना तो काम हो जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं, EFTA के साथ में इंडिया ने भी पैक्ट किया क्या, कि भाई ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट 2008 में किया था, जबकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का हिसाब किताब बात हुई थी यूरोपियन यूनियन के साथ में। द एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोमोट इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द कंट्रीज, ऑब्वियसली इकोनॉमिक टाइज है इसीलिए तो बात कर रहे हैं। जेनेवा के अंदर टॉक्स को रिज्यूम किया गया, बट हिट अ रफ पैच आफ्टर द स्विट्जरलैंड इंसिस्ट ऑन स्ट्रिंजेंट IPR रिजीम इन इंडिया। बोन ऑफ कंटेंशन बताऊं कहाँ पे आई? इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो रिजीम है ना, वो सही नहीं है, उसका हिसाब किताब सही नहीं है, और वो वेस्टर्न कंट्रीज के मन मुताबिक नहीं बैठता, तो उनको खतरा है कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सही सम्मान और सही मुआवजा नहीं मिलेगा, तो हिसाब किताब सही नहीं बनेगा। तो ठीक है, उनके अपने कंसर्न्स हैं, तो उनको लेके इंडिया चेंज करता है कुछ अपना हिसाब किताब, या वो चेंज करते हैं, वो डिपेंड करेगा। देखते हैं। This is mainly due to number of Swiss pharmaceutical MNCs including Novartis, Roche have been aggressively fighting for their patent rights in India over the past few years. बिल्कुल, इंडिया में पेटेंट राइट्स को लेके लड़ाई चल रही है। नोवार्टिस का इशू तो बहुत चला था 4-5 साल पहले, अभी तो ठंडा है, तो पेटेंट राइट्स को लेके लड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ये कोई भी इस तरह की कंपनी होती है ना, तो लॉबिंग करती हैं, अपनी बात मनवाती हैं, सरकार पर अपनी बात डालती हैं, आप मानो बात को मनवाओ, उस तरह से चीजें चलती हैं। चलो आगे चलते हैं। EFTA के 4 कंट्रीज देख लो, ये टुच्चू सा स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, है ना, और आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। नाटो क्या है? देखो हमारे मारवाड़ी में नाटो का मतलब होता है मना करना, नटना मतलब ना करना, पर ये वो वाला नाटो नहीं है, ये इसका सिंबल है। सिंबल भी देख लेना चाहिए, कई बार यूपीएससी पूछ सकती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल क्या है, या फिर कुछ ऐसे कभी कभी यूपीएससी के अदर एग्जाम्स में ऐसा पूछा गया है, तो इसलिए क्या है, मैं हर पीडीएफ में सिंबल वगैरह भी डाल देता हूँ। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एटलांटिक ओशन के नॉर्दर्न कंट्रीज का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इससे इतना समझ में आ रहा है जो भी, तो कंट्रीज कौन से होंगे? नॉर्थ वाले एटलांटिक ओशन के, बड़ी अच्छी बात। तो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाला टाइप का हिसाब किताब होएगा। अब ये क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस है, याद रखना इसको। 29 मेंबर्स हैं नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन स्टेट के। मोंटेगेरो लेटेस्ट कंट्री है जिसने कि 2017 में इसको ज्वाइन किया था, अच्छी बात। नॉर्थ मैसिडोनिया पहले की, जिसका नाम था यूगोस्लाव रिपब्लिक, रिसेंटली साइंड एक्सेशन एग्रीमेंट विद
नाटो, बड़ी अच्छी बात। अब देखो द और लेकिन एक्सेशन साइन तो किया है, लेकिन इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो ऑलरेडी 29 के 29 जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें कि लगभग साल भर लग जाता है। अब चल रहा है अभी ये प्रोसेस, बड़ी अच्छी बात। 2020 में अब जो स्टार्ट हो गया है, तो उसमें लगभग ये जुड़ जाएगा, ये वाला कंट्री नॉर्थ मैसिडोनिया। तो इसके 30 कंट्री हो जाएंगे, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, एक्स यूगोस्लाव रिपब्लिक जिसमें स्लोवेनिया, क्रोएशिया और मेंटेग्रो ऑलरेडी नाटो को ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स और ब्रुसेल्स बेल्जियम में पड़ता है। अब देखो इन कंट्रीज की है ना अपनी एक हिस्ट्री है ना। मतलब ग्रीस वाला इलाका, मैसिडोनिया वाला, तो ये अपन मूवी देखते हैं ना ट्रॉय वगैरह, वो सब तो यही वो वाला इलाका है। तो इनका अपना एक हिस्ट्री है और इनकी अपनी एक टसल चलती रहती है ना। इनका भी इशू है, जैसे इंडिया पाकिस्तान आइडेंटिटी का इशू है ना, तो इनका भी कुछ कुछ चलता रहता है। तो इनमें भी झगड़े टाइप के हैं, तो है इनका भी अपना हिस्ट्री का हिसाब किताब। तो समथिंग इज लाइक दैट। अब देखो नाटो जो है उसका कमिटमेंट क्या है, नाटो क्यों बनी है। इसका कमिटमेंट है एक प्रिंसिपल पे, दैट एन अटैक अगेंस्ट वन और सेवरल ऑफ इट्स मेंबर इज कंसीडर्ड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस। 29 देश मिल गए ना, तो कलेक्टिव डिफेंस वाली बात हो गई। विच इज एनश्राइंड इन द आर्टिकल 5 ऑफ द वॉशिंगटन ट्रीटी। देखो ये नाटो जो हुआ था ना, ये वॉशिंगटन ट्रीटी के तहत हुआ था। सारे देशों ने मिलकर एक ट्रीटी बनाई थी, उसका नाम था वॉशिंगटन ट्रीटी, बड़ी अच्छी बात। इसका कोर टास्क क्या है, कलेक्टिव डिफेंस करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। ऑल अलायंस डिसीजन आर टेकन बाय कंसेंसस। क्यों, 29-30 देशों का अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो मिल बांट के ही तो करेंगे फैसला। विद ईच अलाई हैव इक्वल से, ये भी सही बात है। वार्सो पैक्ट क्या था, इट इज अ ट्रीटी एस्टेब्लिश्ड अ म्यूचुअल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन अमंग देन सोवियत यूनियन, अल्बानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया। अब चेकोस्लोवाकिया को प्रोनाउंस करना, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, पोलैंड और रोमानिया। इट वॉज फॉर्म्ड immediate aftermath admitting West Germany to NATO during the Cold War। ईस्ट जर्मनी था, वेस्ट जर्मनी था, तो वेस्ट जर्मनी जाके मिल गया था नाटो में। तो ईस्ट जर्मनी यहाँ पे आके वार्सो पैक्ट कर लिया। आफ्टर डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन इन ईस्टर्न यूरोप द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन डिक्लेयर्ड द पैक्ट वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड नॉन एग्जिस्टेंट इन 1991। अब ये देखो नाटो बना क्यों था, कोल्ड वॉर चल रहा था, तो कैपिटलिस्ट, लगभग ये सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। तो ऑलमोस्ट इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से है ना ये गपशन कर ली कि हम सब मिलकर साथ में रहेंगे, है ना। तो बस यही कोल्ड वॉर की देन है, उस टाइप की जनक है ना। तो ये इनका ट्रीटी का सर्टिफिकेट था। इसमें क्या लिखा हुआ है इन्होंने, आई सर्टिफाई दैट द फोरगोइंग इज अ ट्रू कॉपी ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइंड एट वॉशिंगटन ऑन 4 अप्रैल 1947 इन द इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज। दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश और फ्रेंच का परचम बहुत है, तो इन दो लैंग्वेज में इसको साइन किया गया था। साइंड ओरिजिनल विच इज अ डिपॉजिट इन द आर्काइव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लीड कौन कर रहा था इनको, भाई यूएस ही करेगा। आज के टाइम पे तो एक ही शक्ति बचा हुआ है। इन टेस्टिमनी वेयर ऑफ आई डीन एशकॉन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, होम मिनिस्टर को। जैसे अपने यहाँ पे होम मिनिस्टर होता है ना, होम मिनिस्टर नहीं, होम सेक्रेटरी, जैसे अपने यहाँ पे गृह सचिव, तो वैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंशियल टाइप की जो गवर्नमेंट सिस्टम होता है ना, तो उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर थोड़ा इस तरह से काम करता है। तो ये मंत्री हो गए और बाकी आईएएस वाईएएस ऑफिसर्स हो गए, इसका पार्ट है, काम कर रहे हैं। तो उस तरह से अमेरिका में बिल्कुल ही अलग होता है, बड़ी अच्छी बात। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, ये बाकी सारी घपशन वगैरह सब लिखी हुई हैं वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया में 4 अप्रैल 1949 को, है ना। तो इन्होंने वॉशिंगटन के अंदर किया था, तो इसको वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं, नाटो को वॉशिंगटन ट्रीटी भी बोलते हैं। डायरेक्ट यूपीएससी इस पे क्वेश्चन यही पूछ सकती है कि वॉशिंगटन ट्रीटी क्या है, या फिर नाटो का दूसरा नाम क्या है कि नहीं। आगे चलते हैं। ये सारे कंट्रीज हैं इसके मेंबर्स, ये दिख रहे हैं ना नॉर्थ साइड में। ऑलमोस्ट ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म की लड़ाई के बाद में एक तरह से मिलिट्री अलायंस टाइप इन्होंने बना लिया था। तो ये सब कंट्रीज इसके मेंबर हैं। बाय साइनिंग द अटलांटिक ट्रीटी पार्टीज आर डिटरमाइंड टू सेफगार्ड द फ्रीडम,
कॉमन हेरिटेज सिविलाइजेशन ऑफ द पीपल फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी एंड रूल ऑफ लॉ। देखो कहने की बात ये है, अपनी हेजमनी को बचाए रखने के लिए इन्होंने नाटो बनाई थी, जग जाहिर है। उसके अलावा तो ये बातें देने के लिए होती ही हैं कि फ्रीडम को सेफ गार्ड करेंगे, कॉमन हेरिटेज, सिविलाइजेशन ऑफ पीपल, प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ। तो ठीक है, दुनिया ऐसी ही लड़ती है, लेकिन लिखने के लिए अच्छी बातें हैं। आगे चलते हैं, इसके मेंबर्स कौन कौन है, तो मेंबर्स देख लेते हैं। अल्बानिया, अब ये जो जो मेंबर्स का नाम मैं बोलता जाऊं वो आप एक काम करते जाएंगे, अपनी एटलस में मार्क करते जाना। यार लास्ट का टाइम है और इस टाइम में मैपिंग ऐसे ही सुधरेगी, है ना। इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखते रहोगे ना, मैप वगैरह का हिसाब किताब बन जाएगा। तो एटलस खोल लो, अल्बानिया, उसके बाद बेल्जियम, फिर बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, मॉन्टेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पोर्टुगल, रोमानिया, स्लोवानिया, स्लोवेनिया, स्पेन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ये सारे इसके मेंबर्स हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग मेंबर्स जुड़ते हुए हैं। फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं देखो, 1949 में ही जो जुड़ गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद में जुड़े हैं बाकी सारे। और लीड हमेशा यही करते हैं, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। काके बैठे थे उस टाइम के कि भाई साहब हम ही सारा घपशन मचाएंगे। बड़ी अच्छी बात, आगे चलते हैं। अब देखो ये मैंने एक मैप आपको बढ़िया सा दिया है, इसको देख लेना। तो ये तो नाटो मेंबर्स हैं, नीले वाले, तो नीले वाले सारे नाटो मेंबर्स हैं। कुछ कुछ चीज़ें विकिपीडिया पे बहुत अच्छी दी रहती हैं। अच्छा, उसके बाद में बाकी हरे वाले हैं ना, ये ग्लोबल पार्टनर्स हैं, इनके ग्लोबल पार्टनर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, जहां भी लड़ाई की बात होगी ना, साला पाकिस्तान बीच में जरूर जाएगा, है ना। इसको तो इसके तन बदन में आग लगी रहती है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया, कोलंबिया, ये सब है। अच्छा, फिर मेडिटेरेनियन डायलॉग वाले ये सब हैं। मेडिटेरेनियन रीजन के कुछ है ना, वो है जो डायलॉग में है। इस्तांबुल कोऑपरेशन इनिशिएटिव, ये वाले छोटे छोटे देश हैं। उसके बाद में इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन एक्शन प्लान वाले, पीले वाले जितने भी हैं। और पीस के लिए पार्टनरशिप वाले रशिया हो गया, क्योंकि बाद में तो रशिया का विघटन हो गया था ना, तो पीस पार्टिसिपेशन के लिए आएंगे। और मेंबरशिप एक्शन प्लान वाले हल्के नीले, ये 1 2 बच गए। तो ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नाटो के अंदर इतना ही था, इसके अलावा इनकी कुछ मीटिंग हुई, करंट अफेयर्स में कुछ कुछ चीज़ें और निकल के आई, तो उनको अपन देखेंगे। अब जैसे मेडिटेरेनियन डायलॉग है, ये सब देखो ऐसे तो कोई एंड ही नहीं है इनका। ये इंटरनेशनल रिलेशन, पीएचडी वीएचडी वाले चीज़ें हैं सारी, तो जनरल स्टडीज़ के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। करंट अफेयर्स में अगर इनसे रिलेटेड कोई चीज़ हो तो उसको अपन देख सकते हैं, वरना क्या है, नाटो अपने आप में एक पॉलिटिकल वे में बहुत अपना महत्व रखता है और उसकी पढ़ाई का लिमिटेड कोई एंड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा और एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके इस स्टैटिक पोर्शन को समझ के, और साथ में करंट अफेयर्स को लिंक करके क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे और वहीं तक पकड़ना है। कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को डिमार्केट करना ही पड़ेगा और यही अप्रोच जरूरी है। तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। आई होप कि आप बहुत मेहनत करते रहेंगे, फोड़ू तरीके से करते रहो। हैप्पी टाइम, गुड लक, एंजॉय, टेक केयर, बाय बाय।